तो हम लोग आज के इस क्लास में शुरुआत करेंगे हुमायूं के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में मुगल सल्तनत के अंतर्गत, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर के बारे में पढ़ लिया है। बाबर के आगे जो अगले शासक बनेंगे मुगल राजवंश के, मुगल साम्राज्य के, वह आपको देखते जाएंगे कि हुमायूं जो है अगले मुगल शासक के तौर पर यह कमान संभालेंगे। यदि आप लोगों को बाबर के बारे में पता होगा तो जो बाबर थे, बाबर के मुख्यतः 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में से जो हुमायूं था, यह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। चारों पुत्रों के नाम क्या हैं? हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, नहीं आते हैं एग्जाम्स वगैरह में जल्दी, लेकिन नाम के लिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। वह जो चारों शासक हैं जो कि बाबर के पुत्र थे, उनके नाम नसरुद्दीन मुहम्मद, जो कि हुमायूं के नाम से जाने जाते हैं, कामरान दूसरे, तीसरे अस्करी और चौथा हिंदाल। तो कुल 4 पुत्र थे बाबर के, और इन चारों पुत्रों में से सबसे बड़ा जो पुत्र था वह था हुमायूं। जैसे ही आप देखते हो कि बाबर की मृत्यु होती है, तो उस बाबर की मृत्यु के पश्चात इसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम होता है हुमायूं, यह मुगल वंश का अगला शासक बनता है। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में यही उठना चाहिए कि भाई यह कब शासक बनता है? मुगल वंश में हुमायूं का शासन काल कब से लेके कब तक के बीच में रहा है? यदि आप में से किसी एक को भी जानकारी है तो हमें बताएं। 1530 से 1556 1504। 1530 से 1504 कि 40 कि 1556? बताइए। 56। सर मुझे तो 1556 पता है। 1556, वेरी गुड। 1530 से लेके 1556 के बीच में आपके जो यह हुमायूं हैं, उनका शासन काल आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए भाई, एकमात्र शासक यह था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। हालांकि बाबर के 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था, और जो हुमायूं अपने इस मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, तो ये मुगल सल्तनत के अंतर्गत कह लें, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कह लें, तो यह पहला ऐसा शासक था जिसने कि अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में विभक्त कर दिया था, बांट दिया था। तो इस रूप में काफी इंपॉर्टेंट है। पिता के इच्छानुसार, अर्थात बाबर के इच्छानुसार, जो इसका भाई अस्करी था उसको संभल का जिला दिया था, हिंदाल को अलवर जिला दिया था, और कामरान को काबुल और कांधार का प्रांत दिया था। बाकी जो साम्राज्य था उस पर वह खुद, अर्थात मुगल वंश का जो प्रमुख क्षेत्र था उस पर हुमायूं स्वयं शासन करता था। तो इसने अपने व अपने भाइयों के साथ पूरे साम्राज्य को विभाजित करके मुगल साम्राज्य का क्या किया, शुरुआत किया, और मतलब मुगल साम्राज्य को एक नए सिरे से इस पे शासन करना शुरू किया। इसका अब अगला प्रश्न उठता है कि इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक आपको देखने को मिलता है। खासकर स्थान इंपॉर्टेंट है कि किस स्थान पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में होता है। और कब होता है? तो दिसंबर 1530 में होता है। अब आप लोगों ने एक प्रश्न सुना होगा और अक्सर आता भी है एग्जाम में कि हुमायूं ने एक नगर की स्थापना की थी। आप में से किसी एक को भी नाम पता है कि वह नगर का नाम क्या है? तो बताइए। बताइए भाई। सर दीन पनाह, दीन पनाह, वेरी गुड। दिल्ली में। इसका नाम क्या है? दीन पनाह। यह जो दीन पनाह है यह कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली के निकट में ही स्थित है। यदि प्रश्न बने आपके एग्जाम में कि हुमायूं के द्वारा कौन से नगर की स्थापना की गई, तो ध्यान रखिएगा दीन पनाह की गई। कहां पर की गई? तो दिल्ली के निकट की गई। या फिर यही प्रश्न आपसे घुमा के पूछ देगा कि ये जो दीन पनाह नगर है इसकी स्थापना किस शासक ने या फिर किस व्यक्ति ने की है? तो ध्यान रखिएगा हुमायूं के द्वारा की गई है। अब हमने अभी कुछ देर पहले
हुमायूं का एक अन्य नाम आप लोगों को बताया। बताइए किसी को ध्यान में है? अभी जस्ट कुछ देर पहले 4 भाइयों के नाम हमने आपको बताए। कभी कभी यह हुमायूं का उपनाम भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो बताइए भाई, थोड़ा देखें कि आप लोग क्लास में कितने अच्छे से जानते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। वेरी गुड, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, इस नाम से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल वंशीय शासक को नसरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वह शासक है हुमायूं। और प्रश्न यह भी बन सकता है कि यह जो हुमायूं है इसका जन्म स्थान कहाँ पे है। अभी हमने राज्याभिषेक का स्थान बताया जो कि आगरा में था दिसंबर 1530 में। लेकिन प्रश्न अब यह उठता है कि यह जो हुमायूं है इसका जन्म कहां पर हुआ था, बताइए। बताइए भाई, किसी को पता है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है कन्हैया जी, बताइए। कन्हैया जी। सर नेटवर्क मेरा नहीं चला है। काबुल है। काबुल है। तो उसी काबुल में 1508 के आसपास आपको ये जो हुमायूं हैं यह जन्म लेते दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए 1508 में आपको वापस जाना पड़ेगा काबुल में, खासकर 6 मार्च के आसपास। तो आपको वहां पर हुमायूं जैसे महान शासक की उत्पत्ति वहां पर दिखाई देगी आपको। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपके एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आ जाएगा आपका हुमायूं से लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में जो कि पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला आक्रमण जो हुमायूं ने किया वह किया था कालिंजर पर। इसलिए इसके शासन का जो प्रथम युद्ध माना जाता है वह माना जाता है कालिंजर के ऊपर आक्रमण, अर्थात कालिंजर आक्रमण को लेकर। 1531 में यह आक्रमण हुमायूं के द्वारा किया गया था। इसने अपने प्रथम सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित जो कालिंजर है उसके विरुद्ध किया। कालिंजर का जो शासक था उस शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव। उसने उसके ऊपर आक्रमण किया हुमायूं ने, लेकिन ये जो प्रताप रुद्रदेव था यह हारा नहीं बल्कि विजय रहा। अर्थात इसमें असफलता किसको हाथ में लगी? हुमायूं को हाथ में लगी। तो ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न पूछा जाए कि कालिंजर के युद्ध में कौन शासक विजयी था या फिर किसके विरुद्ध हुमायूं ने अपना यह अभियान किया था, तो कालिंजर का जो शासक था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव, उस पर आक्रमण किया इसने। लेकिन यह जो शासक था इसने हुमायूं को हरा दिया और इस प्रकार हुमायूं अपना जो प्रथम सैनिक अभियान था इसमें यह क्या रहा? असफल रहा। तो इससे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पॉइंट से। पहला कि कालिंजर के आक्रमण किन 2 लोगों के मध्य में हुए, तो प्रताप रुद्रदेव, दूसरे हुमायूं हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा कि यह जो कालिंजर है यह कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड के पास में स्थित है। तीसरा, इसमें विजित कौन रहा, तो प्रताप रुद्रदेव विजित रहा। और चौथा प्रश्न भी बन सकता है कि ये जो कालिंजर का युद्ध है इसको लेके पूछा जाएगा कि हुमायूं के द्वारा प्रथम सैनिक अभियान का नाम क्या है या फिर उसके प्रथम सैनिक अभियान को किस युद्ध या फिर आक्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है कालिंजर का आक्रमण। कब हुआ? 1531 ईस्वी में। बात क्लियर है? कोई डाउट? सर एक बार और बता दीजिए। क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, सुन लीजिएगा वहां पे। फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहे हैं। 1531 में कालिंजर का आक्रमण होता है। पॉइंट नंबर 1, किनके बीच में होगा, तो कालिंजर का जो राजा था, शासक था प्रताप रुद्रदेव, उसके एवं हुमायूं के बीच में। इसमें जीता कौन, तो प्रताप रुद्रदेव जीतता है और जो ये आपके हुमायूं हैं यह असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि यह हुमायूं के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध है। क्लियर है बात? यस सर।
इसके बाद जो दूसरा इसका युद्ध होता है वह 1 साल बाद अर्थात 1532 के आसपास आपको दोहरिया का युद्ध देखने को मिलेगा। देहरिया या फिर दोहरिया, कई अलग अलग नाम मिलते हैं, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, तो कंफ्यूजन में मत होइएगा कि देहरिया है कि दोहरिया है, दोनों समान ही है। 1532 में यह युद्ध होगा। अफगान शासक महमूद लोदी से प्रथम मुकाबला गोमती नदी के तट पर स्थित एक स्थल है जिसका नाम है देहरिया कह लें या फिर दोहरिया कह लें, वहां पर होता है। और इस युद्ध में जो महमूद लोदी है वह पराजित होता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि हुमायूं के द्वारा अफगान शासक के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा वह युद्ध था देहरिया अर्थात दोहरिया का युद्ध, जो कि 1532 में लड़ा गया था। और वह अफगान शासक कौन था जिसने इस युद्ध में भाग लिया था, तो उस अफगान शासक का नाम था महमूद लोदी। क्लियर बात। इसमें इस युद्ध में विजय किसकी हुई, हुमायूं की हुई, पराजित कौन हुआ, महमूद लोदी हुआ। इतनी बात क्लियर है? यस। ये जो आपको महमूद लोदी देखने को मिल रहा है, यह महमूद लोदी द्वितीय अफगान राजवंश से संबंधित है। जब हम आपको द्वितीय अफगान राजवंश पढ़ाना होगा जिसमें शेर शाह सूरी हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, मोहम्मद आदिल शाह हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा युद्ध होता है वह होता है चुनार के निकट। तो बनारस के निकट जो मिर्जापुर है उसके आसपास का क्षेत्र में चुनार का आप लोगों ने नाम सुना होगा, खासकर तब जब हमने आपको मौर्य काल पढ़ा रहे थे तब इसकी चर्चा आई थी कि मौर्य काल के स्थापत्य में जिस पत्थर का उपयोग किया गया है वह पत्थर है बलुआ पत्थर, जिसको हम लोग सामान्य रूप में सैंड स्टोन के नाम से जानते हैं। यह जो बलुआ पत्थर है जो मौर्य काल के अधिकांशतः आर्किटेक्चरल वर्क या फिर कह लें स्थापत्य कला में यूज हुआ है, यह इसी आपके चुनार से लाया जाता था। तो यह जो स्थान है जो चुनार से लाया जाता था, इसी चुनार में हुमायूं ने युद्ध किया, आक्रमण कह लें किया। अब किसके साथ किया यह इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। और जब इसने आक्रमण किया यहाँ पर तो इसने चुनार के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, क्योंकि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता था और यह पूर्वी भारत के द्वार के रूप में भी चुनार जो पहले था वह जाना जाता था। इसीलिए हुमायूं ने इस स्थान पर अपना कब्जा किया। इसके बाद इसका जो युद्ध होगा चौथा, वह बहादुर शाह से होता है। 1535-36 के बीच में आपको दिखाई देंगे हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में यह आपका जंग। तो हुमायूं ने जो गुजरात के शासक मांडू और चंपानेर के दुर्ग को जीता। बहादुर शाह ने ये जो था इस युद्ध में हार प्राप्त की और हुमायूं ने जो है उसको ये सफलता हाथ में लगी। तो प्रश्न ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो 1535 से 1536 के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, तो ध्यान रखिएगा यह जीत हुआ था आपका किससे, तो इसी बहादुर शाह से हुआ था। और इस युद्ध में जीत हुई किसकी, हुमायूं। इतनी बातें क्लियर हैं या फिर कोई और कंफ्यूजन तो बताइए। सर फिर से बता दीजिए कितना कितना में हुआ, 1526 और 1526 नहीं, 1535 से लेके 1536 के बीच में। क्लियर है, आगे पढ़ें। किनके बीच का सर, हुमायूं और बहादुर शाह? हाँ, हुमायूं सर और आवाज आपकी बहादुर। तो सही नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं जा रही है आप लोगों को? नहीं सर, हमारे पास नेटवर्क नहीं बस। चलिए कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्डिंग ऑन है, आप सभी लोग बाद में जाके विजिट करके देख लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के द्वारा जो अगला युद्ध लड़ा गया वह लड़ा गया 1539 में, लगभग जून के महीने में यह युद्ध लड़ा गया है, जिसका नाम है, सभी लोग जानते हैं, चौसा का युद्ध। नाम सुना है आप लोगों ने चौसा का युद्ध? यस सर। तो यह जो चौसा का युद्ध है यह 1539 में जून के महीने में आपको हुमायूं और जो शेर खान है उसके मध्य यह युद्ध देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है इन दोनों शासकों के नाम कि किनके किनके मध्य लड़ा गया, ध्यान रखिए। एक बार पुनः आप सभी से मैं कह रहा हूं कि चाहे दिल्ली सल्तनत हमने आपको पढ़ाया तब जो युद्ध बताए वह भी आपके युद्ध वाला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम जब आप अभी बात कर रहे हैं मुगल वंश की, तो मुगल वंश के अंतर्गत जितने युद्ध हम आपको बताएंगे वह भी महत्वपूर्ण है। तो आपको युद्ध का नोट्स कैसे बनाना है मैंने पहले ही बता दिया है कि कम से कम 3 पॉइंट उसमें मेंशन होने चाहिए। पहला कि युद्ध हो कहाँ रहा है, दूसरा किसके किसके बीच में यह युद्ध हो रहा है, और तीसरा कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई। इसके अलावा यदि फर्दर कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे में कि इस युद्ध का वर्णन कहाँ पे प्राप्त होता है, इस युद्ध में क्या विजय प्राप्त में क्या उनको मिलता है, मतलब किसी नगर की प्राप्ति होती है या फिर किसी रानी से विवाह होता है, आत्मसमर्पण कर देते हैं, ये जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा में है। यदि ये पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो इनको बाकायदे अलग से नोट पॉइंट में लिख लीजिए। तो यदि ऐसे आप नोट्स बनाएंगे किसी भी युद्ध का तो इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपके युद्ध से नहीं फंसेंगे। तो ऐसे आप सभी लोग जो भी नोट्स बनाइए, ठीक है, आप सल्तनत काल का बनाए हैं, गुप्त काल का बनाए हैं, जितने हमने आपको मौर्य काल के बारे में बताया, मौर्य काल के शासकों के युद्ध के बारे में बताया, तो एक काम करिए, अभी तक ठीक है वो पीरियड वाइज है, अब उन सभी के पीरियड वाइज काल वाइज आप क्या करिए कि युद्धों को बना लीजिए। तो एक जगह जितना शुरू से अब पढ़ा है अभी तक उन सभी के युद्ध आपके एक स्थान पे हो जाएंगे, तो आसानी से याद भी हो जाएगा और आपका टॉपिक वाइज अलग से एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसा कोशिश करिएगा कि आप सभी लोग करिए। खैर, अगला युद्ध जिस हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है चौसा का युद्ध। यह लगभग 1539 में जून के महीने में आपको दिखेगा, और यह जो युद्ध है यह शेर खान और हुमायूं के बीच में यह युद्ध चौसा में एक स्थान है, चौसा, वहां पर होता दिखाई देता है। चौसा यह जो स्थान है यह कर्मनासा नदी के तट पर स्थित है। जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, उसी प्रकार से कर्मनासा नदी भी है। हालांकि यह इन सभी की अपेक्षा काफी छोटी नदी है, एक सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, और यह कर्मनासा नदी के तट पर ही स्थित है वह चौसा स्थान, जहां पर यह चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच में होता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस युद्ध में जो हुमायूं है यह आपको पराजित होता हुआ दिखाई देता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चौसा के युद्ध में विजय किसकी हुई थी, तो शेर खान की हुई थी, और युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। अभी हमने शेर शाह सूरी का नाम लिया था ना, कि जो कि द्वितीय अफगान राजवंश से संबंधित है। शेर खान जिसका शासन काल लगभग 1540 से 1545 के बीच में आपको शेर खान का शासन दिखाई देगा, और यही वह शेर खान है जिसने इस चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब देखिए भाई, यह जो शेर खान है इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? शेर शाह की उपाधि धारण की थी। और इस युद्ध में जब यह चौसा का युद्ध हो रहा था तो इस युद्ध में हुमायूं ने बड़ी मुश्किल से निजाम नामक एक भिस्ती था, एक व्यक्ति था, उससे सहायता लेकर गंगा नदी को पार करके भाग खड़ा हुआ था। तो इंपॉर्टेंट स्थिति देखिए, खासकर वे जिसमें बड़े बड़े शासक फेल हो जाते हैं उनसे आपके एग्जाम में प्रश्न खासकर बनते हैं, जो प्रमुख युद्ध हैं। एक बार को आपका ये जो देहरिया का युद्ध है, कलिंजर का आक्रमण है, चुनार का आक्रमण है, बहादुर शाह का साथ संघर्ष है, ये सभी हो सकता है प्रश्न न पूछे, लेकिन चौसा का युद्ध है, कलिंग का युद्ध हमने पढ़ाया था, जितनी भी चीजें जो बड़े बड़े युद्ध हैं
जिनमें प्रमुखता है, उन युद्धों को तो आपको हर स्थिति में याद करके जाना ही होगा और उनको ध्यान में रखना ही होगा। तो चौसा का युद्ध फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दो लोगों के बीच में हुमायूं और शेर खान। जीत किसकी होती है? शेर खान की होती है। जीत के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? शेर शाह की उपाधि धारण की। तीसरा, इस युद्ध में जो स्थान है वह कौन सा था? तो चौसा स्थान है खुद, और किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है बात? यस सर। इसके बाद जो अगला युद्ध लड़ेगा 1 साल बाद, वह कन्नौज का युद्ध लड़ता है, जिसका नाम होता है विलग्राम का युद्ध। यह भी काफी महत्वपूर्ण युद्ध है, विलग्राम का युद्ध, जो मई के महीने में लगभग 1540 ईस्वी के आसपास आपको दिखाई देगा। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और हुमायूं को इस प्रकार क्या करना पड़ा कि भारत छोड़कर जो सिंध का क्षेत्र है वहां पर जाने के लिए विवश होना पड़ा। तो दो युद्ध लड़े गए शेर शाह के साथ में। पहला जो लड़ा गया वह चौसा का युद्ध, जो कि पहले वो शेर खान था उस रूप में, यह जीतता है, शेर शाह बनता है। फिर उसके बाद जब कन्नौज का आक्रमण करता है हुमायूं, विलग्राम का युद्ध करता है, तो इसमें पुनः शेर शाह सूरी जो है, शेर खान जो है, उसको यहाँ से हटा लेता है। पिछली बार तो भाग खड़े हुए थे, लेकिन इस बार हुमायूं का पूरा जो साम्राज्य है वह उस पर क्या कर लेता है? दिल्ली पर अधिकार कर लेता है शेर शाह, और इस वजह से हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध में जाना पड़ता है। तो अब आप देखोगे कि ये कुछ समय के लिए दिल्ली के ऊपर जो अधिकार था हुमायूं का, वह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि हम हुमायूं के शासनकाल को बांटना चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं। पहला 1530 से लेके 1540 ईस्वी के बीच में, कि जब तक शेर शाह सूरी उस पर अपने दिल्ली पर अधिकार नहीं कर लेता है तब तक का वह काल। और दूसरी बार जब वापस वह सत्ता में आएंगे तो उस समय शासनकाल होता है 1555 से 1556 के बीच में। तो दो प्रमुख कालों में विभाजित करके दो चरणों में इनका शासनकाल दिखाई देता है। जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं भाग खड़े हुए सिंध के क्षेत्र में, तो अपने इस निर्वासन के समय में जब वो अपने सत्ता से दूर थे, तो इस दौरान हुमायूं जो आरंभ में अमरकोट के राजा, जिनका नाम था राणा वीर साल, उनके यहाँ पर जाकर उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और अंत के समय में ईरान में, प्रारंभ में यह राणा वीरसाल के शासन में क्षेत्र में थे, और जब इनके जीवन का अंत आने लगा तो यह ईरान के शाह जो एक शासक थे वहां पर इन्होंने जीवन व्यतीत किया। ठीक है। और ईरान के जो शासक थे उनके और इनके जो बैरम खां थे उनकी मदद से हुमायूं ने पुनः 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। तो दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अपने निर्वासन के समय में हुमायूं ने किस स्थान पर अपना जीवन व्यतीत किया। तो पहला स्थान है उनका सिंध का क्षेत्र, दूसरा स्थान है आपका ईरान का क्षेत्र। सिंध के क्षेत्र में इन्होंने किसके शासन काल में जीवन व्यतीत किया है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वह शासन काल है आपका राणा वीर साल का। आप लोगों ने अकबर का नाम सुना होगा, तो अकबर का पैदा कहाँ पे हुए थे? अकबर, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, किसके महल में? तो यही वो राणा वीरसाल हैं जो कि हुमायूं के निर्वासन के समय में यहाँ हुमायूं रहे हैं, और इन्हीं के महल में अकबर महान जो हम लोग कहते हैं, उन्होंने इन्हीं के महल में जन्म लिया था। ठीक है। और इन्होंने सत्ता किसके मदद से हासिल की थी? तो ईरान के शासक शाह और अपने जो शासक थे जिनका नाम था बैरम खां, इन दोनों की सहायता से हुमायूं ने 1555 में पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। इतनी बात क्लियर है?
Yes, sir. इसके अलावा दो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि 1555 में इनको सिंहासन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, पहला, और किसने बनवाया, और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है हुमायूं नामा, वह किसने लिखा। तो हुमायूं का जो मकबरा है यह दिल्ली में स्थित है और इसे बनवाया किसने है, तो उनके पुत्र जिनका नाम है अकबर, इसको हुमायूं ने बनवाया। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यह भारत में पहला ऐसा मकबरा आपको देखने को मिलेगा जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। आपको ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न पूछा जाए कि उस प्रथम मकबरे का नाम लिखिए या निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रथम मकबरा है जिसमें सर्वप्रथम संगमरमर का यूज किया गया, तो ध्यान रखिएगा वह मकबरा है हुमायूं का मकबरा। स्थित कहाँ पे है, दिल्ली में है, और इसका निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कि इनकी एक बड़ी प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है हुमायूं नामा, लिखा किसने, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे लिखा है आपके हुमायूं की सौतेली बहन जिनका नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा ही यह पुस्तक हुमायूं नामा की रचना की गई है। बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक। अच्छा ये बताइए आप सभी लोग, हुमायूं से संबंधित जो भी चीजें अभी तक पढ़ाई गई है, यदि मैं रैपिड से पूछूं तो आप लोग जवाब देंगे? यस सर, पूछिए। ठीक। सबसे पहला, हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1530 से 1556। 1530 से 1526। ठीक है। हुमायूं के कितने पुत्र, सॉरी, बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, 4। चारों में हुमायूं, सबसे बड़ा, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है। इसने कब राज्याभिषेक किया और कहाँ किया? 30 दिसंबर 1530 में आगरा में। ठीक है। हुमायूं के द्वारा स्थापित नगर का नाम? दीन पन्ना। इसका जन्म स्थल, हुमायूं ने किस स्थान पे जन्म लिया था? काबुल। हुमायूं का मूल नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसरुद्दीन मोहम्मद उमर। ठीक है, वेरी गुड, सही जवाब। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं के द्वारा प्रथम सैनिक अभियान का नाम बताइए। कालिंजर का युद्ध। कालिंजर युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? प्रताप रुद्रदेव। जीता कौन था? प्रताप रुद्रदेव राव। प्रताप रुद्रदेव। अच्छा ठीक है। कौन से युद्ध में महमूद लोदी के साथ युद्ध किया था हुमायूं ने, उस युद्ध का नाम बताइए। दोहारिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? वरिया का युद्ध 1532। विजय किसकी हुई थी? 1532। विजय किसकी हुई थी? हुमायूं की। हुमायूं की। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया? 26 जून 1529 में शेरखा और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। चौसा किस नदी के तट पर स्थित है? करमनासा नदी के तट पे। इस युद्ध के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? शेरशाह। शेर शाह किस राजवंश से संबंधित है? द्वितीय अफगानी राजवंश जिसका नाम है सूरवंश। द्वितीय अफगानी राजवंश। प्रथम अफगान राजवंश हमने आपको पढ़ाया था। सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम कौन सा था राजवंश? लोधी वंश। लोधी वंश, वह प्रथम अफगान राजवंश था।
और द्वितीय अफगान राजवंश में जो शुरू होता है वह होता है सूरवंश, जिसका शासक था शेर शाह सूरी अर्थात शेर खान। ठीक है, अगला नाम बताइए, विलग्राम का युद्ध कब और किसके किसके बीच में हुआ? 17 मई 1540 हुआ था। 17 मई 1540 में लड़ा गया था विलग्राम का युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच में? शेरशाह और हुमायूं। जीता कौन? शेरशाह। शेरशाह। शेरशाह के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात क्या निर्णय निकला? दिल्ली पर हुमायूं कब्जा। सिंध चला। हुमायूं सिंध चला गया। किसके शासनकाल में वहां पर रहा हुमायूं? राणा बिजल। राणा वीर साल। ठीक है, किसके मदद से हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार प्राप्त किया? शाह और बैरम खान। बैरम खां। और शाह। ठीक है, वेरी गुड, सही जवाब। अकबर का जन्म किसके महल में होता है और कहाँ होता है? राणा वीरसाल के महल में होता है अकबर का जन्म। ठीक है, इसके अलावा दो प्रश्न और हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। दिल्ली में। दिल्ली। किसने बनवाया? अकबर। इसकी अकबर। खासियत क्या है? ये पहला मकबरा संगमरमर से। यह प्रथम ऐसा मकबरा है जिसमें संगमरमर का प्रयोग पहली बार किया गया, जिसे हम लोग मार्बल बोलते हैं सामान्य रूप में, उसका पहली बार प्रयोग किया गया। इसके अलावा इनकी एक बड़ी जबरदस्त पुस्तक है जिसका नाम है हुमायूंनामा। इस हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। ठीक है, इसके अलावा यदि हम कुछ अन्य अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ अन्य हुमायूं ने युद्ध किए थे, जैसे मच्छीवार का युद्ध है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मच्छीवार का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था, ये बस ध्यान में रखिए। ये अफगान सरदार और हुमायूं के बीच में हुआ था। युद्ध का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा और जो संपूर्ण पंजाब है इस युद्ध के द्वारा मुगल प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है। उसके पश्चात इसने अगला युद्ध लड़ा जिसका नाम है सरहिंद का युद्ध। यह 22 जून 1555 ईस्वी के आसपास आपको अफगान के सेनापति सुल्तान जिसका नाम है सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए बैरम खान ने इन युद्ध में भाग लिया और इस युद्ध में जो अफगान थे वह पराजित हुए। तो दो अन्य युद्ध आपको ध्यान में रखना है। मच्छीवार का युद्ध 15 मई 1555 में, जिसमें अफगान सरदार हार गए और पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसके पश्चात सरहिंद का युद्ध होता है जो कि 22 जून 1555 ईस्वी को होता है और इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व वहां का सुल्तान सिकंदर सूर ने किया और मुगल सेना की तरफ से इसका नेतृत्व बैरम खान ने किया और इस युद्ध में मुगलों को विजय प्राप्त हुई और अफगान हार गए। इसके अलावा इसका क्या एक और पॉइंट है कि अबुल फजल अकबरनामा किसने लिखा है? बताइए। अबुल फजल। हाँ, तो ये जो अबुल फजल हैं इसने हुमायूं को एक नाम से संबोधित किया है, वह नाम आपको ध्यान में रखना है। वह नाम क्या था? तो यह नाम आप ध्यान रखिएगा, इंसान ए कामिल। इंसान ए कामिल कई बार एग्जाम में आता है कि इंसान ए कामिल नामक उपाधि या फिर जो बैरम खान है, सॉरी अबुल फजल जो हैं, इन्होंने इंसान ए कामिल शब्द का प्रयोग किस शासक के लिए किया है? तो ध्यान रखिएगा, यह प्रयोग किया है उन्होंने अबुल फजल के लिए। क्लियर है? यस सर। हम लोग दिल्ली में एक बाजार है जिसका नाम हम लोग मीना बाजार जानते हैं, कई गानों में इसका जिक्र भी है। कई सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो मीना बाजार के ऊपर बनाए गए हैं और कई सारी मूवीज भी हैं जो इस बाजार पर केंद्रित हैं।
तो प्रश्न यह आ सकता है कि जो मीना बाजार है, इस मीना बाजार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इस मीना बाजार की शुरुआत इसी हुमायूं ने अपने शासन काल में शुरू किया था। इस मीना बाजार की खासियत ये थी कि इसमें जो कर्मचारी की पत्नियां होती थीं वह बाजार लगाती थीं और जो राज परिवार के लोग थे वह उस बाजार से सामान को क्रय करते थे। तो कर्मचारी के रूप में कोई भी हो सकता है, सैनिक भी हो सकता है, झाड़ू पोछा करने वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, साफ सफाई से लेके घुड़सवारी से लेके कोई भी। तो उनके कर्मचारी की पत्नियां इन मीना बाजार में वह अपने सामानों को प्रदर्शित करती थी, मतलब बाजार के रूप में लगाती थी, और उनमें राज परिवार के जो लोग थे, रानियां कह ले, राजकुमार कह ले, उनसे संबंधित जो राज परिवार के लोग थे वे इस बाजार से सामान को क्रय करते थे। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपके हुमायूं के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। तो हुमायूं की मृत्यु 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1556 में ये हो जाता है मृत्यु इसका। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उस पुस्तकालय का नाम क्या है जहां पर हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी? आप में से किसी एक को नाम पता है? शेर मंडल। शेर मंडल, वेरी गुड। 1556 में उस पुस्तकालय का नाम शेर मंडल है। मतलब शेर खान इसके लिए पहले से, शेर शब्द जो है इसके लिए पहले से बहुत हानि करता आया। चाहे इसने बिलग्राम का युद्ध हो, चौसा का युद्ध हो, वहां पे भी हराया। और शेर मंडल जो पुस्तकालय है वहां की सीढ़ियों से गिरकर इसकी आखिरकार में क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती। कब होती है? 1556 में होती है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट ये भी है, हुमायूं बड़ा ज्योतिष को मानने वाला व्यक्ति था। यह वास्तु में ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था। इसीलिए हुमायूं ने अपने लिए सप्ताह के 7 दिनों के लिए 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। खासकर मुख्यतः वह रविवार को पीला वस्त्र धारण करता था, शनिवार को काला, सोमवार को सफेद इत्यादि कई वस्त्र धारण करते थे। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल आप जितनी हमने चीजें आपको बता दी आज की क्लास में, इनसे बाहर मुख्यतः प्रश्न नहीं आएंगे। हो सकता है कि एक आध दो पॉइंट भूला बिसरा छूटा हो, कहीं कोने में राग अलाप रहा हो। तो जब कभी ऐसा कोई मौका मिलेगा, यदि आप लोगों को कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा, जिसके माध्यम से हम सभी लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये भैया आपका हुमायूं समाप्त। बताइए सर, हुमायूं के शादीशुदा जीवन के बारे में तो आप कुछ बताए ही नहीं। शादीशुदा जीवन के बारे में मतलब ये है कि हुमायूं जब 15 वर्ष के लिए निष्कासित था तो उस जीवन के दौरान हुमायूं क्या था कि हिंदाल इसका क्या था भाई बताइए? भाई था। उस हिंदाल के गुरमीर अली अकबर की पुत्री जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, उससे इसने 1541 ईस्वी में विवाह किया था। और इसी विवाह के पश्चात आपका जो अकबर था उसका जन्म हमको दिखाई देता है। अमीना बानो बेगम अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में इसी अकबर को जन्म देती है। और जो हुमायूं था उनकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। अब क्लियर है? यस सर। और कोई किसी का पॉइंट? समाप्त करें? यस सर। ठीक है, तो आपका इस प्रकार हुमायूं भैया समाप्त हो गए। अगले चर्चा जो पढ़ने हैं वह पढ़ने हैं अकबर को। तो कल की चर्चा हम लोग अकबर से शुरुआत करेंगे। अकबर महान थे नहीं थे, इसकी भी चर्चा हम लोग कल की क्लास में ही करेंगे। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी के बीच में इस मुगल शासक अकबर के बारे में जानकारी हम लोग बात करेंगे। आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि इनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। जन्म तब होता है जबकि आपके यह जो महान हुमायूं शासक थे इनका निर्वासन हो चुका होता है। यह दर दर की ठोकरें खाते हुए पहुंच जाते हैं सिंध के राजा राणा वीरसाल के महल में।
तो वहां पे रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। हमीदा बानो बेगम से इनका विवाह होता है 1541 के आसपास में, और 1541 में इनकी जो पत्नी है हमीदा बानो बेगम, इन्हीं अकबर को, जो शासक हैं सिंध के राणा वीर साल, उनके महल में अकबर को जन्म देती हैं। इसके आगे की कहानी जो है कल की क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए विदा लेंगे आप लोगों से, मिलते हैं कल की। हाँ बोलिए भैया। इतना सर वीडियो जो भेजे थे वो आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा ना? कौन सा वीडियो? गुप्त सर काल वाला? हमारा व्हाट्सएप सर उड़ गया था ना, अनइंस्टॉल हो गया है। कोई बात नहीं, जो है वो आपको मिल जाएगा। चैनल पे जाइए, गुप्त काल वाला रिसेंट वाले वीडियोस में जाएंगे, आपको मिल जाएगा वहां पे। यस सर। हाँ तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर थैंक यू महादेव। सर। Yes, sir. थैंक यू सर।